क्रॉस क्या होता है? एनीवन एनीवन एनीवन? मोनोहाइब्रिड क्रॉस भाई क्या होगा? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बताओ बताओ बताओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? आपके दो पी प्लांट्स में 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं जो मेंडल ने आइडेंटिफाई किए हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा ऐसा वो नहीं है, ठीक है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है, मतलब आप देखकर ही बता सकते हैं भाई साहब ये लंबा वाला प्लांट है, ये छोटा वाला प्लांट है। ऐसे बहुत डिस्टिंक्टिवली कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं, ठीक है। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स में जब 6 को हम सेम लेते हैं और एक को अलग रखते हैं तो उसको अपन बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स में जब हम 5 को एक लेते हैं और 2 को अलग रखते हैं तो उसको अपन बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, F1 जनरेशन में, याद कीजिए कितना है, बस ये सब याद रखना है, 4:0, ठीक है। सबके सब हेटेरोजाइगस टॉल होंगे या हेटेरोजाइगस राउंड विंकल सीड होंगे। F2 जनरेशन में क्या होगा बोलो? नहीं नहीं नहीं, फिनोटाइप पूछ रहा हूं, फिनोटाइप 3:9:3:3:1, ठीक है, क्लियर है? ये आपका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या होगा बोलो? यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो हो गया 4:0, जीनोटाइप रेशियो 4:0 ही होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा बोलो? बहुत लंबा है, देखिए बहुत लंबा है ये, एक्चुअली आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। 9, ये 4:0 और 4:0 फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो, ये आपको याद रखना है। और सेकेंड फिलियल जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, आप डाइहाइब्रिड क्रॉस का कितना हो जाएगा? 9:3:3:1, ठीक है, ये आपको याद रखना है फिनोटाइप रेशियो। सेल्फ पॉलिनेशन, तो हम यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, देखो, ठीक है। tall and axial position, tall and terminal position, dwarf and axial position, dwarf and terminal position। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इधर भी ये भी हो जाएगा, देखो, tall and axial, tall and terminal, dwarf and axial और dwarf and terminal, ठीक है। इनसे अगर हम क्रॉस करेंगे, बताओ ये वाला क्या होगा? दिस विल बी tall and axial, होमोजाइगोस tall and axial। याद रखिए, होमोजाइगोस tall and axial होगा ये, क्योंकि दोनों में ही आपका कैपिटल टी है, दोनों में ही कैपिटल ए है, तो होमोजाइगोस टॉल एंड एक्सियल। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, इधर बताओ, होमोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस एक्सियल, ठीक है। एक्सियल क्यों होगा? क्योंकि आपका जो डोमिनेंट जीन है वो कैपिटल ए है और ये वाला भाई साहब रिसेसिव है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस एक्सियल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटरप्रेट थिंग्स बच्चा पार्टी। इसका क्या होगा बोलो? हेटेरोजाइगोस टॉल और होमोजाइगोस एक्सियल, ठीक है, ओके। ये वाला बोलो, हेटेरोजाइगोस टॉल और हेटेरोजाइगोस एक्सियल, ओके। चलिए आगे चलते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? ये क्यों नहीं आया पहले? चलिए इसको इसको पहले कर लिया, तो टी, कैपिटल टी ए ए, ये क्या हो जाएगा बोलो? आई अब बताइए, अब बताइए लक्ष्मी। होमोजाइगोस टॉल एंड एंड होमोजाइगोस टर्मिनल, समझ में आ रहा है? टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल और टर्मिनल मतलब समझ में आता है। जो देखो ये पेड़ है, एकदम पेड़ के मुंडी में एक फ्लावर है, इसको अपन बोलेंगे टर्मिनल, और बीच बीच में जो फ्लावर्स निकल रहे उसको अपन बोलेंगे एक्सियल, ठीक है। तो एक्सियल जो है आपका डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है आपका रिसेसिव है, ठीक है, ओके। सो नाउ दिस वन, होमोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस एक्सियल, ठीक है। ये हेटेरोजाइगोस एक्सियल, हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस एक्सियल। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ये वाला बताओ। इधर इधर बैठ जाओ, इधर खाली एक। चाची टाइम का है, चाची टाइम का 15-15 मिनट लेट। ये क्या हो जाएगा बोलो? होमोजाइगोस टॉल और हेटेरोजाइगोस टॉल और होमोजाइगोस एक्सियल। ये बताओ, जल्दी बताओ। हेटेरोजाइगोस टॉल ऑन होमोजाइगोस टर्मिनल, ठीक है, ओके। यहां पे ये वाला बताओ भाई साहब, देखो ये देख रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हेटेरोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस एक्सियल, ठीक है, ये ओके। ड्वार्फ, हाँ, होमोजाइगोस ड्वार्फ और होमोजाइगोस एक्सियल, ओके। ये वाला बताओ,
ये वाला बताओ, अरे बोलो जल्दी जल्दी। हेटेरोजाइगस टॉल और होमोजाइगस टर्मिनल, ठीक है, ओके। ये हेटेरोजाइगस टॉल और होमोजाइगस एक्सियल, ठीक है, ओके। ये वाला होमोजाइगस ड्वार्फ एंड हेटेरोजाइगस एक्सियल, ठीक है। ये होमोजाइगस ड्वार्फ एंड होमोजाइगस टर्मिनल। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग विल बी। अभी अगर आपको जीनोटाइप रेशियो देखना हो, ठीक है, जीनोटाइप मतलब क्या, सॉरी अपना फिनोटाइप दिखता कैसे है, तो टॉल वाले निकाल लो पहले। टॉल, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, तो टॉल एंड एक्सियल ले लो भाई साहब, टॉल एंड, तो टॉल एंड एक्सियल बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई साहब, टॉल एंड एक्सियल 1, ये टॉल एंड एक्सियल होगा क्योंकि आपका रिसेसिव जीन तो दब जाएगा, ठीक है। टॉल एंड एक्सियल, ये टॉल एंड एक्सियल 4 हो गया। चलिए 1 2 3 4, इसका बताओ टॉल एंड एक्सियल, चलिए 5। इसका बताओ टॉल एंड टर्मिनल, ठीक है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? टॉल एंड टर्मिनल, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं, दिखता कैसे है, फिनोटाइप, ठीक है। टॉल एंड टर्मिनल, टॉल एंड टर्मिनल हो गया ये 1। ये वाला बताओ टॉल एंड एक्सियल, टॉल एंड एक्सियल तो इधर आ जाएगा भाई साहब, है ना, टॉल एंड एक्सियल। ये बताओ टॉल एंड टर्मिनल, तो इधर आ गया भाई साहब, ठीक है। ये वाला टॉल एंड एक्सियल, इधर आ गया। ये वाला टॉल एंड एक्सियल, इधर आ गया भाई साहब। ये वाला ड्वार्फ, ड्वार्फ एंड एक्सियल, ठीक है भाई साहब, ड्वार्फ एंड एक्सियल इधर आ गया भाई साहब। ये वाला बोलो ड्वार्फ एंड एक्सियल, ड्वार्फ एंड एक्सियल। चलिए भाई साहब ये वाला बोलो टॉल एंड एक्सियल, टॉल एंड एक्सियल फिर से इधर आएगा भाई साहब, ओके। ये वाला बोलो टॉल एंड टर्मिनल, तो इधर आ जाएगा। ये वाला बोलो ड्वार्फ एंड एक्सियल, इसमें आएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ड्वार्फ एंड टर्मिनल, ड्वार्फ एंड टर्मिनल। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था F2 जनरेशन में, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के भाई साहब F2 जनरेशन में आपका फिनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा? यहां पे कितना हो गया बोलो 9, यहां पे कितना हो गया 3, यहां पे कितना हो गया 3, और यहां पे कितना हो गया 1। सो दैट विल बी 9:3:3:1। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, ओके ओके ओके। सेकेंड फिलियल जनरेशन, ठीक है, तो मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑन सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, गैमिट्स। सेकेंड फिलियल जनरेशन, तो फिनोटाइप रेशियो अपीयरेंस टॉल एंड एक्सियल, तो ये वाले आपके टॉल एंड एक्सियल हो जाएंगे, ठीक है। दीज हमने तो गिन लिया वैसे, यहाँ पे टॉल एंड एक्सियल कितने हो गए आपके 9, ठीक है। सो इट विल बी बेसिकली 9। टॉल एंड टर्मिनल, टॉल एंड टर्मिनल बच्चा पार्टी विच हैज जेनेटिक कॉम्बिनेशन एज T and A, ठीक है, तो T and A तो 3, ये वाले हो गए। ड्वार्फ एंड एक्सियल, तो ये वाले हो गए आपके ड्वार्फ एंड एक्सियल, ठीक है, तो ये भी आपके कितने हो गए 3। ड्वार्फ एंड टर्मिनल ये हो गया 1। तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। जीनोटाइप रेशियो, ये भाई साहब बहुत लंबा होगा, जनरली आपका इस पे सवाल नहीं बनेगा, लेकिन इसको जान के रखिए, ठीक है, ये बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, इसको याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। इज द एक्सप्लेनेशन अंडरस्टूड? कैसे आ रहा है 9:3:3:1? ओके, अभी हम आते हैं इस पे जीनोटाइप रेशियो में, ठीक है, जीन्स, ठीक है, तो आपका देखो TTAA ये हो गया 1, ओके। चलिए भाई साहब अभी ये एक ही है ना, T T कैपिटल A स्मॉल a, ये एक है और ये एक है, तो कितने हो गए भाई साहब 2। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो दीज आर बेसिकली 2। अब आते हैं भाई साहब T स्मॉल t कैपिटल A, ये हो गया 1, ठीक है, और दिख रहा है ये एक 1 और 2, तो ये भी हो गया आपका भाई साहब 2, ठीक है, 1 और 2, ओके। अभी कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल A स्मॉल a, किधर दिख रहा है भाई साहब? कैपिटल T स्मॉल t, अरे किधर गए भाई साहब? कैपिटल A है ना,
ये हो गया आपका 4, 1 2 3 4 कहाँ है भाई साहब? हाँ ये वाला, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा भाई साहब, ये तो हो चुका है ऑलरेडी, ये ए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल ए, सो दैट विल बी बेसिकली 4, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल ए, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 2, स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया 2, ठीक है, स्मॉल ए ये हो गया 1, और ये हो गया आपका एक और, ठीक है, तो कैपिटल टी, तो इस तरह से आपका बहुत लंबा चलेगा भाई साहब ये, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो 1:2:2:2:4:2:1:1, ठीक है, ये एक लंबा है जीनोटाइप रेशियो, ठीक है, जनरली आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ रहा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ रहा है, क्या आपका फिनोटाइप रेशियो समझ में आ रहा है, और जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो होता है मतलब दिखता कैसे है, जीनोटाइप रेशियो मतलब अंदर जेनेटिक मेकअप क्या है, ठीक है, अंदर जेनेटिक मेकअप क्या है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, एक हमारे इंडिया में आपको, अरे यार क्या, एक ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि जीन्स का कैसे, जैसे हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो जात पे होता है ना, तुम कौन जात के हो, ऊंची जात के हो कि नीची जात के हो, ऐसा जनरली डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, और रिलीजन को लेकर होता है, ठीक है, बाहर के कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है, रंग को लेकर होता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, हमारे यहाँ पे ज्यादा उसका वो नहीं है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी था कि बाहर के कंट्रीज में ब्लैक्स को रेस्टोरेंट्स में अलाउड नहीं था, ब्लैक्स को पब्लिक बसेस में चढ़ना अलाउड नहीं था, पब्लिक ट्रेन में उनको अलाउड नहीं था, ठीक है, पब्लिक स्कूल्स में भी उनको अलाउड नहीं था, तो अगर कोई समझ लीजिए रेस्टोरेंट है, तो ब्लैक्स की एंट्री अलग डोर से होगी और व्हाइट्स की एंट्री अलग डोर से होगी, ब्लैक्स को बैठने का जगह अलग दिया जाएगा और व्हाइट्स को बैठने का जगह अलग दिया जाएगा, ऐसा बहुत प्रिडोमिनेटली अमेरिकन कल्चर में, ब्रिटिश कल्चर में हमको पहले देखने को मिला है, अभी तो सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई है, लेकिन ये जो व्हाइट और ब्लैक का किस्सा है ये किस लिए है, स्किन कलर से है, ठीक है, अभी स्किन कलर में एक चीज होता है जिसके लिए आपका ब्लैकिश टोन आता है, ये आपका जो ब्लैक आता है वो आपके स्किन में एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं मेलेनिन, ठीक है, और ये मेलेनिन सन को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, सन रेज को अब्सॉर्ब करता है, हमारे लिए एनर्जी जनरेट करता है, मेलेनिन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आपके स्किन में जितना ज्यादा मेलेनिन का कंटेंट होगा उतना आपका स्किन सन रेज को अब्सॉर्ब कर पाएगा, सन रेज में क्या होता है, विटामिन डी, ठीक है, जो आपके हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, आपका बॉडी नेचुरली विटामिन डी नहीं बना सकता, उसको सन रेज से बनाना पड़ता है, ठीक है, आप जो देखेंगे ये जो, तो ये जितना आपका स्किन ब्लैक होगा उतना ज्यादा मेलेनिन कंटेंट होगा, in fact people who are black are actually blessed with high content of melanin in their skin because of which their bones will be very stronger, आपने देखा है निग्रोस को भाई साहब ये हट्टे कट्टे यू नो वे बॉडी शॉडी वाले होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका भाई साहब मेलेनिन कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से उनके बोन्स जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनका जेनेटिक मेकअप जो है तो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, उनके बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, अगर आप देखोगे जो बहुत व्हाइटिश पीपल हैं, ठीक है, गोरे, वो भाई साहब जब भी संडे आता है नंगे पुंगे बीच पे क्यों पड़े रहते हैं, स्टाइल मारने के लिए नहीं पड़े रहते, उनके बॉडी को जरूरत है, उनके बॉडी में मेलेनिन कंटेंट बहुत कम है, जिसके वजह से उनको ऐसे पड़े रहना पड़ता है ताकि उनका बॉडी सन के हीट को अब्सॉर्ब कर सके, विटामिन डी को अब्सॉर्ब कर सके, जितना आप व्हाइट होंगे उतने आपके स्किन में मेलेनिन कंटेंट कम होगा, ठीक है, तो अगली बार अगर आपको कोई चिढ़ाए कि आप काले हो तो बोलना भाई तेरे से ज्यादा मेरे स्किन में मेलेनिन कंटेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके, तो अभी ये होता क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता इसलिए है क्योंकि आपके 3 जीन्स होते हैं आपके ए बी बी और ये सी, इन तीनों के वजह से आपका मेलेनिन कंटेंट होता है, ठीक है, तो अभी एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, ठीक है, दूसरा मतलब तीनों के तीनों भाई साहब आपके क्या हो गए, ये जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका नीग्रो, ठीक है, अगर किसी में ऐसा है कैपिटल ए, तो तीनों भी आपको अब तीनों भी आपको कैसे मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग 3 इन डोमिनेंट फॉर्म, ये भाई साहब ब्लैक होगा या निग्रो बोल सकते हैं हम, परफेक्टली ब्लैक, जो एकदम निग्रो लोग होते हैं, ठीक है, अभी ये ए बी बी सी, ठीक है, फिर आता है भाई साहब आपका, जैसे आपका समझ लो अभी सबका एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, ठीक है,
तो आपका यहाँ पे होगा ए बी बी सी सी। ये होता है वीटिश। वीटिश मतलब गेहुआ रंग, जो हमारा जनरली इंडियन कलर है। ठीक है, इंडियन जनरली वीटिश होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, और सी डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो इट इज बेसिकली वीटिश कॉम्प्लेक्शन। हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है ना ही पूरा पूरा काला है और ना ही पूरा पूरा गोरा है। ठीक है, तो ये आपका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है। और जो आपका ये होता है ए बी बी सी सी, इसको अपन बोलते हैं एल्बाइनो। आपने वो वीडियोस देखे हैं, वो रील्स देखे हैं कि आपका कोई एक फॉरेनर जो है तो रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शे वाले रुको, एक्चुअली वो फॉरेनर नहीं है, वो इंडियन ही है, लेकिन उसका स्किन का कलर जो है वो ऐसा है। ठीक है, वो फॉरेनर नहीं है, वो इंडियन ही है। ही इज बेसिकली एन एल्बाइनो। एल्बाइनो मतलब आपका पूरा व्हाइट कलर का स्किन होगा ऑलमोस्ट, और उसमें थोड़े थोड़े दाने भी रहेंगे। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये भाई साहब फॉरेनर है, लेकिन ये फॉरेनर नहीं है। आपने ऐसे रील्स देखे होंगे ना, वो फॉरेनर रिक्शा चला रहा है, अरे रुकेगा क्या, अरे नहीं जाने का है, ऐसे सब बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये जो फॉरेनर है एक्चुअली फॉरेनर नहीं है, ये एल्बाइनो है। इनका जो स्किन कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, ओके। अभी इसमें भाई साहब बीच में आएगा, देखो अभी ए बी बी सी सी, अभी हम थोड़ा ए ए लेट्स से आपका बी बी और ये सी और सी, एक और रिसेसिव हो गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बीटिश से थोड़ा आप भाई साहब थोड़ा सा डार्क में जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डार्क में जा रहे हैं। और भाई साहब अभी ए हो गया, बी बी हो गया और सी सी हो गया। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये आप जा रहे हैं थोड़ा सा फेयर में, थोड़ा सा फेयर। ठीक है, फेयर। ठीक है, फिर आप भाई साहब ए बी बी सी सी, ये आपका वेरी फेयर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गोरे। ये ब्रिटिश, जैसे जैसे आपके रिसेसिव जीन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपके रिसेसिव जीन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप और गोरे होते जाएंगे। और रिसेसिव जीन्स का बढ़ना मतलब यहाँ पे रिसेसिव जीन्स क्या हो रहे हैं, रिसेसिव जीन्स जो है आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका स्किन में जो मेलेनिन का कंटेंट है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, ओके। अभी हम इधर जाते हैं, देखो तो इधर आपका क्या हो जाएगा, देखो इधर ए बी बी और ये सी सी, तो थोड़ा सा आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया। ठीक है, अभी ए बी बी कैपिटल सी, ये हो गया भाई साहब वेरी डार्क। ठीक है, वेरी डार्क, और ये तो पूरा ब्लैक। ठीक है, मतलब सारे के सारे आपके ये हो गए। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ वी गेट द स्किन कलर। हमारे यहाँ पे फसाद इस बात का है कि मतलब ज्यादा करके वेस्टर्न कंट्रीज में भाई ये स्किन कलर को लेकर बड़ा फसाद है। ठीक है, लेकिन स्किन कलर का भाई साहब ये थियरी है, इस तरह से स्किन कलर आता है। और हाँ, मेलेनिन से इंपॉर्टेंट, मेलेनिन का देखो, तुम्हारे तुम्हारे जो बोन्स होते हैं उनको कैल्शियम की जरूरत होती है। ठीक है, अभी जब कैल्शियम आप लेते हैं, आपकी बॉडी कैल्शियम रिटेन नहीं कर पाती है। हमारी बॉडी जो है कैल्शियम को रिटेन तभी कर पाएगी जब उसमें विटामिन डी हो, हमारे बॉडी में विटामिन डी हो। ठीक है, विटामिन डी एनेबल्स आवर बॉडी टू रिटेन द कैल्शियम दैट इज देयर। अभी ये जो कैल्शियम है ये हमारे बोन्स के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपका विटामिन डी है बॉडी में तो ये कैल्शियम रिटेन होगा, वरना आप जितना भी दूध घी मक्खन खा लें ये कैल्शियम रिटेन नहीं होगा, ये चला जाएगा, ये आपके बॉडी के वेस्ट से बाहर चला जाएगा। आप जितना भी खाते रहें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप टैबलेट्स भी लेते रहेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो विटामिन डी बहुत जरूरी है, और ये विटामिन डी का आपका नेचुरल सोर्स है सनलाइट। और ये सनलाइट आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आपके बॉडी में स्किन में मेलेनिन का कंटेंट ज्यादा हो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आपके बॉडी में जो आपका विटामिन डी है वो आपके सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और ये सनलाइट एक्चुअली विटामिन डी करता क्या है, विटामिन डी का मेन फंक्शन है कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करके रखना। कैल्शियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम आपके विटामिन डी से ही हम बॉडी में स्टोर करके रख पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन ये जो विटामिन डी है इसका सोर्स है हमारा सनलाइट, और इसको हम तब तक ले सकते हैं जब तक हम सन में पड़े रहेंगे। ठीक है, अगर आप सन में अपना एक्सपोज रहेंगे तो आप वैसा पड़े रहेंगे तो आप, इसीलिए आप देखोगे हम इंडियंस मतलब थोड़े से जो भी हैं कल्चर्ड मानते हैं अपने आप को, है ना, है या नहीं है वो बात की बात है, तो हम अपने आप को कल्चर्ड मानते हैं, हम ऐसे नंगे पुंगे बीच में लेटे नहीं रह सकते, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे इंडियंस में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब समझते हैं, जोड़ों का दर्द। आप देख लीजिए 50 के बाद या
आजकल तो 40-45 के बाद ही आपके जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी कम है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, विटामिन डी कम है, क्यों? क्योंकि आप भाई साहब अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं सन में, आप सन से सनलाइट लेते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो मॉर्निंग सनलाइट होती है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। ये हम इसको जब हम खींचते हैं तो हमारे बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, और जितना आपके स्किन में मेलेनिन होगा उतना ज्यादा आप सनलाइट ले पाएंगे। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? आई वाज जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ये आपके कोर्स की बातें नहीं है, बट कैसे एक कॉम्बिनेशन के डोमिनेंट होने से और रिसेसिव होने से आपके स्किन का कलर चेंज हो जाता है और दुनिया में बहुत बड़े फसाद का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं भाई साहब, जेनेटिक मेकअप है। ठीक है, ये आपका जेनेटिक मेकअप है, जिसमें ये कंटेंट भारी रहेगा वो एल्बाइनो हो जाएगा, जिसमें ये कंटेंट भारी रहेगा वो ब्लैक हो जाएगा। मतलब सारे डोमिनेंट जीन्स के प्रेजेंस में ये ब्लैक हो जाएगा, सारे रिसेसिव जीन्स के प्रेजेंस में वो इंसान एल्बाइनो हो जाएगा। एंड दिस इज जस्ट अ जेनेटिक मेकअप। उस इंसान का इसमें कोई कसूर नहीं है भाई साहब, उस जीन्स से ही आ रहा है, वो जीन्स आ रहे हैं उसके पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स के जीन्स आ रहे हैं उसके पेरेंट्स से, ऐसे चला आ रहा है। ठीक है, सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इंटेलिजेंस of that person or with the well to do of that person. ठीक है, any more questions बच्चा बाड़ी? नहीं? मेरी सुबह शाम कहाँ है भाई साहब, बरसात के मौसम हो रहा है, अभी तो बरसात चालू भी नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान को पानी बंद कर दिया तो इन लोगों ने हम उनके ऊपर मेघ भेज दिया क्या भाई साहब? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी तो टाइम भी नहीं है। क्या चला था हमारा? बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी। ओके, नाउ वी कम टू अ वेरी क्रूशियल पार्ट। हमारे इंडिया में जिस बात पे फसाद है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हमारा एक माइंडसेट रहा है कि लड़के ही जो हैं वो भाई साहब इनकम जनरेटर्स हैं फैमिली के लिए। ठीक है, तो वी आर गोइंग आफ्टर मेल चिल्ड्रन, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, एक बेवकूफी वाला कारनामा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं स्टैटिस्टिकली आज की तारीख में भी हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जैसे आप पढ़ोगे स्टेट बोर्ड वाले, उनके ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, एक नहीं बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पे इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, और इंडिया और ब्राजील का बहुत सारे जगहों पे कंपैरिजन हुआ है। एक जगह है आपका पॉपुलेशन का कंपैरिजन। ठीक है, तो पॉपुलेशन में ब्राजील ने बहुत अच्छा काम किया है, और ब्राजील हमसे आगे निकल जाएगा क्योंकि उसने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। ब्राजील और इंडिया दोनों ही एक टाइम पे कॉलोनियल एम्पायर्स थे। ब्राजील पोर्तुगल एम्पायर का पार्ट था, हम ब्रिटिश एम्पायर के। ठीक है, बट ब्राजील हैज मेंटेन्ड इट्स पॉपुलेशन वेरी वेल। उनका भाई साहब, हमारा भाई साहब यहाँ पे 332 350 पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 350 लोग हैं, और उनका 21 या 22 लोग हैं, 21 या 22 लोग हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। समझ में आ रहा है? अभी ये जो पर किलोमीटर स्क्वायर मैंने निकाला है, ये भी आपका देखो जैसे कैसा है, ये इंडिया है वैसा पूरा पूरा। ठीक है, ये पूरा इंडिया है। अभी इंडिया में कहीं पे पॉन्ड होगा, कहीं पे लेक होगा, कहीं पे रिवर होगा, कहीं पे माउंटेन्स होंगे, है ना? इन जगहों पे तो आप रह नहीं सकते भाई साहब। ठीक है, लेकिन पूरे क्या किया गया, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड किया गया, तो आपका ये आ रहा है ना, 350 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, वही चीज ब्राजील के लिए इतना आ रहा है। मतलब अगर मैं वो सारी जगहों को निकाल दूं जहां पे आप रह ही नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन जो है वो एक मार्शी एरिया है, जैसे यहाँ पे जो खाड़ी एरिया है वहां पे आप रह नहीं सकते, है ना? तो इन मार्शी एरियाज को, पॉन्ड्स को, रिवर्स को, लेक्स को, छोटे छोटे जो आपके डैम्स हैं उनको, प्लस आपके जो माउंटेनस एरियाज हैं, प्लस जैसे राजस्थान का इतना बड़ा एक डेजर्ट एरिया है, रैन ऑफ कच्छ है, इन सबको अगर हम निकाल दें तो ये आंकड़ा आराम से 700 तक चला जाएगा, आराम से 700 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर आराम से चला जाएगा भाई साहब। ठीक है, यहां पे आपने किया क्या है, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया गया है, बट इज द टोटल एरिया लिवेबल? नो, यू कैन नॉट लिव ऑन अ हिमालय, यू कैन नॉट लिव ऑन रिवर्स और पॉन्ड्स और लेक्स और खाड़ी एरियाज। ठीक है, इस जगहों पे आप नहीं रह सकते। तो इन सबको अगर माइनस कर दिया जाए तो ये आराम से भाई साहब और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका एरिया और कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए, और ब्राजील ने वही चीज 20-21 पे मेंटेन किया है, और बड़े आराम से मेंटेन किया है इसको। इसीलिए आज आज हम दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब ब्राजील और इंडिया ऑलमोस्ट
काउंटर पार्ट्स है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बोथ आर डेवलपिंग एट द सेम रेट। लेकिन आज से 10 या 20 साल बाद वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। जितना आपका पॉपुलेशन अच्छे से मैनेज होगा, उतने आपके चॉइसेस जीवन में मैनेज होंगे। अभी आप 10th दे रहे हो, ठीक है, आप 10th देने के बाद परिवार को बोलोगे मैं कॉमर्स या साइंस दूंगा, ठीक है, आप अगर परिवार को बोलोगे कि फोटोग्राफी करनी है या एनिमल वाइल्ड लाइफ करना है, तो उड़ता हुआ सा एक चप्पल आएगा आपके ऊपर, है ना। नहीं नहीं इंकरेज कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? क्योंकि हमारा इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि ये सब करियर कहाँ तुम क्या लेकर करोगे, वो भी घबरा जाएंगे भाई साहब तू क्या सोच रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को डेवलप होना देखना नहीं चाहते हैं, या ये नहीं चाहते कि तुम अपने शौक पूरा करो, लेकिन पेरेंट को पहले ये देखना है कि भाई वो अपना रोटी कम से कम कमा ले, अपने घर की छत को पहले मेंटेन कर ले, इतना तो कर ले, है ना। तो वो भी मजबूरन यही बोलेंगे भाई साहब तुम, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तुम ऐसे एक कंट्री में रहते हो जो एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन है, और यहाँ पे अगर तुमको आगे निकलना है तो आपका एक सहारा आपका एजुकेशन है, ठीक है। खैर, ये सब तो तमाम बातें हैं, लेकिन मैं जो आपको बोलना चाह रहा था यहाँ पे वो ये है कि ब्राजील का इस सेंसिबिलिटी का एक मेन रीजन ये है कि उनका सेक्स रेशियो जो है ना, व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल्स के अगेंस्ट कितने फीमेल्स हैं, और उनका जनरली 1000 मेल्स के अगेंस्ट 1080 फीमेल्स हैं अप्रोक्सीमेटली। उनका सेक्स रेशियो हमेशा पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स, विच इज कॉजिंग दिस बैलेंस, ठीक है। इन आर प्लेस, आप हरियाणा जैसे स्टेट्स में जाओगे, मैं बोल रहा हूं आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन आप पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, समझोगे, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसका मेन रीजन क्या है समझने का, ठीक है। अभी जैसे हरियाणा में आप जाओगे तो 1000 मेल्स का हमारा पूरे इंडिया में ये रेशियो चल रहा है 1000 to 940, विच इज अ वेरी पुअर रेशियो, बहुत ही पुअर रेशियो है ये, ठीक है। आप अगर आप देखोगे हमारा नो एचडीआई एक होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी इतने सारे कंट्रीज में 133 कंट्रीज में हमारा रैंकिंग अभी भी 109 है, बहुत पीछे हैं हम, ठीक है। ये इन कारणों की वजह से है हमारा प्लानिंग। तो अभी इंडिया में ये रेशियो चल रहा है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे हरियाणा, हरियाणा में भाई साहब 1000 मेल्स के 700 ये रेशियो चल रहा है भाई साहब, 700। तो ऐसा क्यों हुआ रहेगा भाई? ऐसा इसलिए हुआ रहेगा क्योंकि इलीगल तरीके से भ्रूण हत्याएं हुई हैं, इनफैटिसाइड हुआ है। इनफैटिसाइड मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका अल्ट्रासोनोग्राफी में डिटेक्ट होता है कि जो पेट में बच्चा पल रहा है वो फीमेल है, तो उसको वही मार दो। इसको हम बोलते हैं फीमेल इनफैटिसाइड, बिकॉज ऑफ विच दिस डिजास्टर हैज हैपेंड, ठीक है। और ये डिजास्टर अभी भी चल रहा है, ठीक है। आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका हो गया या आप यूके में जाओगे, तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी का सोनोग्राफी करते हैं तो डॉक्टर सामने से बोल देते हैं पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल, दे वुड अपफ्रंटली से ये मेल है या फीमेल। ये यहां पे बोलना या पूछना दोनों भी कानूनन जुर्म है। अगर डॉक्टर बोल रहा है खुद से तो वो तो जुर्म है, वो तो जाएगा ही जेल में। अगर आपने पूछने की कोशिश की डॉक्टर से तो आप भी अरेस्ट हो सकते हैं। और ये आपको सारे जितने भी मैटरनिटी क्लिनिक्स हैं उनमें ये बड़ा बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, आस्किंग अबाउट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ इज अ लीगल ऑफेंस एंड यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट, ठीक है। आपके भाई साहब केस चल सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये कानून बनाना पड़ा। जो चीज फ्रीली बाहर में हो रही है उस चीज को रोकने के लिए इंडिया में कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इंडिया के लोग ऐसे पागल नहीं हुए, ये पागल लोग हैं भाई साहब, ये भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं। वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है लोगों को कि बच्चा भाई साहब मेल है या फीमेल, एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि बच्चे का हेल्थ कैसा है, ठीक है। और बच्चे के हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम ट्रीट कैसे करें, दैट इज द ओनली कंसर्न दैट दे हैव नो कंसर्न्स वेदर द अनबॉर्न बेबी इज दैट ऑफ अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। दे हैव नो कंसर्न्स अबाउट इट, सो इट्स एन ओपन डिक्लेरेशन आउट देयर कि भाई साहब मेल है या फीमेल है। यहाँ पे भाई साहब ये प्रॉब्लम है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, और धड़ाधड़ भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। और इस कदर आप जानते हैं हरियाणा में दहेज का नाम सुना है आपने? डाउरी मतलब समझते हैं क्या होता है भाई साहब? एक बहुत ही कुप्रथा है जिसमें लड़की को विवाह देने के लिए लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है, दे हैव टू गिव डाउरी, ठीक है। डाउरी, अभी डाउरी में प्रॉपर्टी पैसा जो भी है उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा तो कौन दहेज देता है? जनरली लड़की वाले देते हैं लड़के वालों को। हरियाणा में उल्टा चल रहा है,
क्योंकि वहां पे लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं ब्याहने के लिए, इसीलिए आपके लड़के वाले लड़कियों वालों को दहेज दे रहे हैं। ठीक है, उल्टा चल रहा है वहां पे, क्योंकि लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ठीक है, इस कदर वहां पे सेक्स रेशियो बिगड़ गया है। ठीक है, और ये अभी भी चल रहा है भाई। ठीक है, पीपल आर स्टिल कंसिडरिंग बॉयज एज द अर्निंग मेंबर्स एंड द वंस हु शुड बी प्रोड्यूस्ड, एंड गर्ल्स शुड आर बेसिकली अ बोझ, और उनको टर्मिनेट कर दो। ये ये एक बहुत ही विक्षिप्त मानसिकता है जो हमारे देश को बर्बाद कर रही है। ठीक है, हमारे देश को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रही है। और इसी चीज को समझने के लिए हम ये साइंस का एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा सुना जाता है कि अगर किसी औरत को, अगर किसी लेडी को लड़की पैदा होती है तो उसको कोसा जाता है, यार तुमने तो बच्ची पैदा कर दी, पता नहीं। लेकिन उसमें इसका इसका कोई भी जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो मेल है, मेल से जो सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं वो है एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, मेल में जो सेक्स कैरेक्टर रहता है वो है आपका एक्स और वाई जीन्स, और फीमेल में क्या रहेगा, एक्स और एक्स। फीमेल में कोई डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं, दोनों भी एक्स जीन्स होंगे। दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, एक्स एक्स, और मेल के सेक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स वाई। ठीक है, अभी जब कॉम्बिनेशन होता है, पीनेट स्क्वायर बना ले हम यहाँ पे, तो ये आपका प्यूनेट स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिस इज बेसिकली प्यूनेट स्क्वायर। ये आपका मेल है, मेल का एक्स और एक्स होगा, फीमेल का एक्स एंड वाई। ठीक है, इन दोनों का क्या हो गया, एक्स एक्स, इन दोनों का क्या हो गया, एक्स एक्स, इन दोनों का क्या हो गया, एक्स वाई, इन दोनों का क्या हो गया, एक्स वाई। ये क्या होगा, बॉय एक्स एक्स, है ना, सॉरी दिस इज गर्ल, दिस इज गर्ल, ये वाला एक्स और क्या लिखा भाई साहब मैंने, एक्स। ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गर्ल। ठीक है, ये वाला बॉय और ये वाला बॉय, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसका 50% चांस है गर्ल होने का और 50% चांस है बॉय होने का। समझ में आ रहा है, देखो ना भाई साहब, इक्वल चांसेस हैं, गर्ल का भी इक्वल चांसेस, बॉय का भी इक्वल चांसेस, चार हैं, तो 25% इसका, 25% इसका, 50% इसका हो गया, 25% इसका, 25% इसका, तो 50% इसका हो गया। अभी देखो बॉय क्यों हो रहा है, वाई इज अ पर्सन हु इज बॉर्न इज अ बॉय, क्योंकि यहां पे वाई जीन्स आ रहा है, और ये वाई जीन्स किससे आ रहा है, ऑब्वियसली मेल से आ रहा है। ठीक है, सो मेल का जीन्स डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ना कि फीमेल का जीन्स। फीमेल का जीन्स डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि फीमेल को सप्लाई करने के लिए दो एक्स ही है, फीमेल के पास वाई है ही नहीं, तो फीमेल इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई द जीन्स टू गेट अ बेबी बॉय। ठीक है, इट्स ओनली द एक्स और वाई जीन्स विच आर कमिंग फ्रॉम द मेल विच कैन बेसिकली कॉज द डिफरेंस। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे समाज में जो ऐसा प्रथा है जो चलती रहती है, लोग बोलते हैं कि अरे पता नहीं तुम तो भाई साहब बच्ची ही पैदा कर रही हो, लेकिन उसका कोई हाथ ही नहीं है। ठीक है, उसके जीन्स में तो एक्स और एक्स ही है। ठीक है, हाँ बेटे के जीन्स में एक्स और वाई दोनों है। ठीक है, जिसके वजह से ये होता है। एक पते की बात और बता दूं, ऐसा साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि वाई जीन्स जो है वो कंडेंस होता जा रहा है, मतलब इसका जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन वाई जीन्स विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये वाई जीन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ फीमेल्स ही फीमेल्स होंगे। हाँ होगा ऐसा। ठीक है, इट इज श्रिंकिंग, हमारा एवोल्यूशन ऐसा दिख रहा है कि वाई जो जीन्स है वो धीरे धीरे इन साइज इट इज कंडेंसिंग। अगर वो धीरे धीरे साइज में कंडेंस होता जा रहा है, मे बी 1000 और मे बी 2000 और मे बी 3000 ईयर्स डाउन द लाइन इट विल बी नो लॉन्गर देयर, तो वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन अभी जो समस्या है वो समस्या ये है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, so लेट अस से मेल के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल तो 22 पेयर्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। अभी ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स में कहीं पे आपकी बोन डेंसिटी हो गई, स्किन कलर हो गया, आई का कलर हो गया, आपने जो उस दिन पढ़ा था देखो ईयर लोब ऐसा अटैच्ड है कि सेपरेटेड है, ये सारे तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जो आपके क्या है, ऑटोसोम्स हैं, और एक है आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो 22 पेयर्स मतलब कितने हो गए, 44, और यहाँ पे है कितना, 46, मतलब दो पेयर अभी आपने किया नहीं है, तो 22 पेयर, वन पेयर को अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सेक्स क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, अगर मेल है तो एक्स वाई होगा, फीमेल है तो एक्स एक्स होगा। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। ओके, सो यहाँ पे आपके देखो 22 पेयर्स, रिडक्शनल डिवीजन, ऐसा डिवीजन होता रहेगा, तो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई,
क्या ये समझ में आ रहा है? देखो भाई साहब 22 था, 22 प्लस एक्स वाई आया ना, है ना, 22 प्लस एक्स वाई आया, तो ये 22 प्लस एक्स, ये 22 क्या है आपके ऑटोजोम्स हैं, एंड दीज आर व्हाट सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स ये हो गया और 22 प्लस वाई ये हो गया, तो ये आपका हो गया भाई साहब मेल से जो मिलेगा हम, ठीक है। ये आपके ऑटोजोम्स हैं, ये सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर्स नहीं है। ये जो 22 ऑटोजोम्स हैं दीज आर नॉट सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, ठीक है, दीज आर अदर फैक्टर्स which will define the shape of the body, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू फीमेल्स, ठीक है। सो आपका 22x, तो ये आपका माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, तो मेल स्पर्म्स में ये सारे रहेंगे 22x वाला और 22y वाला, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू फीमेल्स, तो फीमेल्स में भाई साहब क्या है, तो ये 22x और या तो 22y। ओके, नाउ लेट्स कम टू फीमेल्स। अभी फीमेल्स में भी वही सेम है, 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स में आपके 22 पेयर्स हैं जो ऑटोजोम्स हैं, और एक वन पेयर है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, सो फीमेल में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन 22x प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन से आपका क्या आएगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। तो इनका कोई वेरिएशन नहीं है, ये भी 22 प्लस एक्स, ये भी 22 प्लस एक्स, ये भी 22 प्लस एक्स और ये भी 22 प्लस एक्स। यहाँ पे ये 22 प्लस एक्स, ये 22 प्लस एक्स, ये 22 प्लस वाई और ये 22 प्लस वाई, ठीक है। ओके, तो इनका कोई वेरिएशन नहीं है, तो दो बार कहीं लिखे भाई साहब, एक ही बार लिखो, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन है इसलिए दो बार लिख रहे हैं हम, ठीक है। ओके, सो आपका समझ लो मेल चाइल्ड कब होगा, ठीक है, मेल चाइल्ड 22 प्लस एक्स, ठीक है, और ये फीमेल चाइल्ड, तो लेट्स से इट्स अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड कैसे हुआ भाई साहब, अगर आपका यहाँ पे एक 22 प्लस एक्स और ये वाला एक 22 प्लस एक्स गया, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल चाइल्ड, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। ये 22 प्लस एक्स और ये स्पर्म अगर गया यहाँ पे, सो दिस विल रिजल्ट इन अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। और अगर मेल चाइल्ड है तो वो कैसे होगा भाई साहब, हाउ विल दैट हैपन, तो ये आपका गया इधर से 22 प्लस एक्स, क्योंकि इसका तो एक ही जाना है 22 प्लस एक्स, द एग इज 22 प्लस एक्स एंड दिस इज 22 प्लस वाई, द स्पर्म इज 22 प्लस वाई, द स्पर्म which is fusing with the egg which is 22 plus x is 22 plus y, hence you will get what 22 plus xy which is that of a male। क्या ये समझ में आ रहा है, so the resultant product will be that of a male child। are we clear on this one? क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। so 50% chances are of getting a male child and 50% chances are of getting a female child। are we absolutely clear to this? okay, that will be a female child, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम अपनी समझ से लड़ रहे हैं। अगर किसी गवर्नमेंट को मेडिकल प्रोसीजर में लॉज लाने पड़े तो इसका मतलब वो समाज बहुत पीड़ित समाज है। तो मेडिकल प्रोसीजर क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी करानी पड़ती है बच्चों की टू चेक ऑन देयर हेल्थ स्टेटस, और अल्ट्रासोनोग्राफी में साफ पता चलता है कि मेल है या फीमेल है। ये एक नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन है जो डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कर भी रहा है तो वो जुर्म कर रहा है, अगर पेशेंट भी डॉक्टर से पूछ रहा है तो वो भी जुर्म है, ठीक है। सो इस कदर भ्रूण हत्याएं हुई हैं, इस कदर हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ओके, अभी देखो जैसे यहाँ पे हमारा एवोल्यूशन जो हुआ है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। फ्रॉम बीइंग टू एन एप वी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म टू अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, ठीक है। ये धीरे 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 हुआ है भाई साहब। दिस इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन both because of errors in DNA copying as a result of sexual reproduction, ठीक है। तो एक इनबिल्ट टेंडेंसी है, ठीक है, there is an inbuilt tendency, there is an inbuilt tendency of variation during reproduction both because of errors in DNA copying and as a result of sexual reproduction। तो वेरिएशन दो चीजें के लिए होती है। वेरिएशन एक होता है कि डीएनए के कॉपिंग में गड़बड़ हो गया हो, और दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन होगा ही, वो तो तय है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन किस वजह से आएगा, थोड़ा सा अगर डीएनए के कॉपिंग में फॉर्मेट में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है। ओके, so these variations leads to evolution।
हमारा जो एवोल्यूशन हो रहा है वो इसी हिसाब से हो रहा है, ठीक है। एवोल्यूशन मतलब चेंज, ठीक है। चेंज मतलब हर बार आपका स्पीशीज में चेंज होता जा रहा है, और इसीलिए आप बोलते हो ना कि यार साइंस जो लोग मानते हैं या गॉड को जो लोग मानते हैं उनमें क्लैश क्यों है, ठीक है। जनरली क्लैश होना नहीं चाहिए, लेकिन क्लैश है। क्यों है? क्योंकि भाई अगर आप बोल रहे हो कि गॉड ने दुनिया बनाई, ठीक है, गॉड ने दुनिया बनाई, जो भी है, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी है, अगर इन्होंने दुनिया बनाई है, ठीक है, तो गॉड का जो क्रिएशन होगा वो तो परफेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? परफेक्ट होना चाहिए। तो आपका एवोल्यूशन क्यों हो रहा है? जिस पर अभी जैसे यहाँ पे एक चर्चा का विषय ये है कि गॉड ने अगर दुनिया बनाई है तो ऑब्वियसली इट शुड बी परफेक्ट, है कि नहीं? इट शुड बी परफेक्ट। यहाँ पे भाई साहब कोई इंपरफेक्शन, लेकिन आप बोल रहे हो जितने भी स्पीशीज हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, तो चेंज क्यों हो रहा है फिर? मतलब वो परफेक्ट नहीं है ना, चीजें चेंज। बंदर से इंसान बने, आप बंदर थे और आप धीरे धीरे इंसान बने, तो एवोल्यूशन हुआ। मतलब आप जो ये ओरिजिनल चीज बनाए आपने, वो परफेक्ट नहीं था, ठीक है। ये एक कंटेस्ट है, ठीक है। ओके, खैर जो भी है, तो हमारा यहाँ पे भाई साहब एवोल्यूशन हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड एवोल्यूशन विद एन इलस्ट्रेशन। तो एवोल्यूशन भाई साहब कैसे हुआ है? एन इलस्ट्रेशन ऑफ एवोल्यूशन। लेट अस अज्यूम देयर इज अ ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स लिविंग इन बुशेस विद ग्रीन लीव्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। एक्चुअली कैसा था एग्जांपल? इंग्लैंड जो था, ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। क्या कैसे एवोल्यूशन होता है? तो हमारे डार्विन भाई साहब बोलते हैं कि वही स्पीशीज सरवाइव करेंगी जो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर सकती हैं, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, देयर इज बेसिकली अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वही सरवाइव करेगा जो स्ट्रांग हो, दूसरों पे स्ट्रांग हो, ठीक है, क्लियर है। अभी जैसे समझो एक टाइप का मौत, मतलब समझते हैं, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला मौत। एक तितली होती है, तितली टाइप की होती है, लेकिन उस तितली में जैसे, अरे बारिश है, अंगारे थोड़ी गिर रहे हैं, पाकिस्तान से मिसाइल अभी बहुत देर में आएगा, अभी अभी टेंशन मत ले, ठीक है। ओके, तो ये आपके मौत हैं, देखो ऐसे डर रहा है मानो पाकिस्तान का मिसाइल इधर ही गिर रहा है, ओके। ये आपका जैसे मौत है, ठीक है। मौत मतलब हो गया आपका बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई वैसे वो कलरफुल वाला बटरफ्लाई नहीं, समझ में आ रहा है? कलरफुल वाला बटरफ्लाई नहीं, एक होता है ना भद्दा सा बटरफ्लाई आता है जो ब्राउन कलर का, ठीक है, ऐसा एक ही कलर है उसमें, ठीक है। अभी ये जो मौत थे, ये आपके ये आपके ऐश कलर्ड मौत है, ठीक है। और एक और मौत था, वो था आपका भाई साहब ब्राउन कलर का मौत, ठीक है, ब्राउन कलर का मौत। अभी ये मौत क्या करते थे? आपने पेड़ों पे लाइकेंस देखे होंगे। लाइकेंस बेसिकली एक स्पीशी है जिससे लिटमस बनता है, तो ये पेड़ है समझ लो, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है। इस पे लाइकेंस होते हैं, जैसे वो देखो आपका सफेद सफेद दिखता है ना, एक तो ये लाइकेंस है। तो सफेद सफेद अगर होता है वो, तो इस तरह से होता है, देखो, ठीक है, ये लाइकेंस है भाई साहब। तो सफेद सफेद ऐसे लग गए लाइकेंस, और इन लाइकेंस को ये मॉथ्स खाने आते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके। अभी ये बेसिकली क्या है? व्हाइट है, ओके। व्हाइट पे जब ब्राउन बैठेगा तो ज्यादा दिखेगा कि ऐश बैठेगा तो ज्यादा दिखेगा? ये ऑलमोस्ट ऐश कलर ही है। तो जब ये इसके ऊपर बैठेगा तो केमोफ्लेग हो जाएगा। केमोफ्लेग मतलब समझते हैं, उसके रंग से उसका रंग मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला मॉथ जब बैठेगा, दोनों मॉथ है, ठीक है, बोथ आर मॉथ्स। ये वाला मॉथ जब बैठेगा तब इजीली डिस्टिंग्विशेबल होगा, देख सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये डार्क कलर का होगा और ये भाई साहब लाइट कलर का होगा। अभी इनको खाते हैं पक्षियां, ठीक है। तो दे आर बेसिकली बर्ड्स दैट फीड ऑन देम। तो बर्ड्स किनको जल्दी लोकेट करेंगी ऑन लाइकेंस? इनको कि इनको? ब्राउन वाले को कि ऐश वाले को? ब्राउन वाले को। तो ब्राउन वाले को फटाक से लोकेट करेंगी ये। तो इसलिए क्या होने लगा, ब्राउन वाले की पॉपुलेशन गिरने लगी और ऐश वाले की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ठीक है। ये हो गया एवोल्यूशन।
ठीक है। लाइकेंस भाई साहब पेड़ों में होते हैं। अगर लाइकेंस होते हैं पेड़ों में, लाइकेंस बेसिकली लाइकेंस के साथ पेड़ों का एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन रहता है, उस पर अपन नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन लाइकेंस पेड़ों पे उगते हैं और इन लाइकेंस को खाने के लिए मॉथ्स आते हैं और मॉथ्स को खाने के लिए उनकी मौत आती है जो है बर्ड्स। ठीक है, तो अभी बर्ड्स इनको इजीली स्पॉट कर लेंगे। ओके, अभी इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फटाफट सेटअप होने लगी। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल स्मोक निकला, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल स्मोक और पोल्यूशन से क्या हो गया, ये लाइकेंस मरने लगे, ये लाइकेंस मरने लगे। अब क्या होगा भाई साहब, ठीक है, अब भाई साहब ब्राउन पेड़ पे ब्राउन वाला बैठेगा और ऐश वाला बैठेगा तो कौन ज्यादा इजीली लोकेटेड हो जाएगा, ऐश वाला, है ना। ब्राउन वाला तो ब्राउन के साथ केमोफ्लेग हो जाएगा, ऐश वाला लिक्विड हो जाएगा। तो अभी इनकी पॉपुलेशन गिरने लगी और इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो दिस इज व्हाट हैपेंड, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट हैपेंड। तो इस तरह से एवोल्यूशन होता है, ठीक है। कौन सा पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है उसका एक रीजन होता है, और कौन सा पॉपुलेशन क्यों घट रहा है उसका भी एक रीजन होता है। देयर आर रीजंस व्हाई पॉपुलेशन एक्चुअली ग्रोज अप एंड गोज डाउन, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट इज बेसिकली, ये प्रकृति का खेल है। तो दिस इज बेसिकली एवोल्यूशन, और कुछ हमारा भी हिस्सा है इसमें, ठीक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे, assume that there is a group of red beetles living in the bushes with green leaves। तो आपके देखो ये रेड बीटल्स हैं और ये घास झाड़ियों में है, ठीक है। क्या इसको आप इजीली स्पॉट कर सकते हो भाई साहब, है ना। देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनका पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, नाउ अभी आपके लेट अस इमेजिन दैट क्रोज ईट दीज बीटल्स। तो आपके क्रोज इन बीटल्स को ईट करते हैं। लेट्स से जो एग्जांपल मैंने दिया था आपको वही एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। तो द मोर बीटल्स द क्रोज ईट द फ्यूअर बीटल्स आर अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी भाई साहब, कम होने लगेगी, ठीक है। इट विल ड्रॉप। और व्हाई आर द क्रोज एबल टू बेसिकली लोकेट देम, बिकॉज दिस बीटल्स आर रेड इन कलर एंड द ग्रास इज ग्रीन इन कलर, सो इट इज इजी टू लोकेट देम, ठीक है, इसलिए लोकेट हो रहे हैं। ओके, चलिए भाई साहब, लेट अस थिंक अबाउट टू डिफरेंट सिचुएशंस दैट कैन डेवलप इन द बीटल्स पॉपुलेशन। अब क्या हो सकता है, ठीक है। सिचुएशन वन, their population will grow by sexual reproduction and therefore can generate variation। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जनरेट हो सकता है, ठीक है। हमने पढ़ रखा है कि भाई साहब आपके जीन्स में वेरिएशन जनरेट हो सकता है। नाउ इफ दिस वेरिएशन इज जनरेटेड, अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो दैट देयर इज वन बीटल दैट इज ग्रीन इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। तो एक कलर वेरिएशन आ गया। अब भाई साहब ये ग्रीन इन कलर है, ठीक है। तो क्रोज जो ऊपर उड़ रहे हैं वो किसको आसानी से स्पॉट करेंगे, रेड वाले को कि ग्रीन वाले को, रेड वाले को, ठीक है। तो ये भाई साहब बच जाएगा। तो अभी पॉपुलेशन किसका बढ़ेगा, ग्रीन वाले का पॉपुलेशन में, रेड का पॉपुलेशन खत्म होने लगेगा और ग्रीन वाले का बढ़ने लगेगा। इस तरह से हमारा एवोल्यूशन होता है, इस तरह से प्रकृति में या नेचर में एवोल्यूशन होता है, ठीक है। सो द वन विच इज नॉट अडेप्टिंग टू इट्स सर्कमस्टेंसेस विल पेरिश, ठीक है। मतलब यही डार्विन ने बोला था कि जितना आप किसी स्पीशी में अडेप्टेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, वो उतना ज्यादा सरवाइव करेगा, और जो अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहा है वो पेरिश करता जाएगा, ठीक है। तो इसने अपने सर्कमस्टेंस के लिए अडेप्ट कर लिया तो ये भाई साहब ग्रो करेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ, सो अभी रेड एंड ग्रीन बीटल्स रिप्रोड्यूस एंड पास द ग्रीन कलर टू इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अभी भाई साहब ग्रीन कलर ऑफस्प्रिंग पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा भाई साहब, क्रोज कैन नॉट सी ग्रीन कलर्ड बीटल्स ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ द बुशेस एंड देयरफॉर कैन नॉट ईट देम। तो इनको नहीं खा पाएंगे भाई साहब, ठीक है। ओके, but the red beetle continues to be eaten by crows as crows can see only the red beetles। तो ये भाई साहब रेड बीटल्स को खा रहे हैं, ठीक है। as a result there are more and more green beetles than red ones in the beetle population, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? from situation 1 we can observe that what started out as a rare variation came to be a common characteristic in the population। तो जब ग्रीन बीटल बना तो ये एक रेयर वेरिएशन था, लेकिन यही अभी मेन पॉपुलेशन बन गया। क्या ये समझ में आ रहा है? व्हाट स्टार्टेड ऑफ एज अ रेयर वेरिएशन, ये जो ग्रीन कलर था ये एक रेयर वेरिएशन था, पूरी तो रेड पॉपुलेशन थी, लेकिन ये ग्रीन वेरिएशन एक नया वेरिएशन आया और ये रेयर था, लेकिन यही आपका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बन गया क्योंकि रेड वाले सब मरने लगे, ठीक है। ग्रीन वाज द ओनली वन टू सर्वाइव। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड सिचुएशन। तो जो थैंक यू हो गया रे, सेकंड सिचुएशन कैसे डिस्कस करेंगे? ओके
अरे धत, ये हो गया। ओके, एक और सेकंड सिचुएशन लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो रेड बीटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, दीज आर बेसिकली रेड बीटल्स, ठीक है। ओके, देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयरफॉर जनरेट वेरिएशंस, अ कलर वेरिएशन अराइजेस। तो ये आपका, तो एक और कलर वेरिएशन आया, देखो, अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो दैट देयर इज वन बीटल दैट इज ब्लू इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। इसके पहले वाले में कलर वेरिएशन क्या था, ग्रीन। तो वी विल सी हाउ ब्लू वन, ठीक है, सर्वाइव्स। ओके, तो ये ब्लू है भाई साहब। रेड एंड ब्लू बीटल्स रिप्रोड्यूस एंड पास द ब्लू कलर टू इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो ब्लू कलर, बट एट दिस पॉइंट एलिफेंट कम्स बाय। तो एक एलिफेंट आ रहा है भाई साहब, ठीक है, एंड स्टैम्प्स ऑन द बुशेस वेयर द बीटल्स लिव। तो ये तो भाई साहब चलते रहते हैं, और ये बुशेस जो है वो स्टैम्प हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो एलिफेंट्स इनको खा नहीं रहे हैं, लेकिन इनको स्टैम्पिड करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। नाउ they are stamping on it, so by chance the few beetles have survived। तो by chance कुछ beetles survive कर गए, बाकी सब मर गए। इस भारी भरकम एलिफेंट ने बाकी सबको कुचल डाला। they are mostly blue। अभी ये भाई साहब ब्लू सर्वाइव कर गए, बाई चांस, दिस इज जस्ट बाई चांस, ठीक है। वहां पे सिलेक्शन हो रहा था, सिलेक्शन हो रहा था मतलब बर्ड्स लोग सिलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बर्ड जो दिखता है उसी को पहले खाएंगे, जो नहीं दिख रहा है वो बच जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये बाई चांस बच गए ये, ठीक है। they are the ones who are left, ठीक है। the beetle population slowly expands again but now the beetles in the population are mostly blue। ये ज्यादा करके भाई साहब क्या हो जाएंगे, they are mostly blue। what started out as a rare variation came to be a common characteristic in the population। तो जो रेयर वेरिएशन था अभी भाई साहब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और ये एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटल। एलिफेंट केम, ही किल्ड ऑल द बीटल्स, ठीक है, एंड ओनली द ब्लू स्पीशीज सर्वाइव। तो अभी ब्लू स्पीशीज ही भाई साहब चल रही है, ये नेचर का सिलेक्शन नहीं है, it's just accidental। So from both the situations we can state that what started out as a rare variation, जो भी start होता है as a rare variation, ठीक है, came to be a common characteristic in the population। तो जो कुछ भी rare variation के हिसाब से start होता है वही common characteristic बन जाता है population का। Are we clear? ठीक है, okay। तो जैसे आप देखो, green beetle started out as a rare variation, blue beetle started out as a rare variation। the reason why the green ones survived is because the crows were not able to actually pick up the green ones because they camouflaged with their surroundings, ठीक है। blue ones just survived by accident, ठीक है, okay। So in other words, we can say frequency of a trait changed over generation। एक trait का जो generation में वो change होने लगा। So number of characters, ठीक है, characters are controlled by genes। So we can say that frequency of genes changed over generations, ठीक है। तो frequency of trait या frequency of genes, this is the idea of or essence or idea of evolution। इसको लिख लीजिए भाई साहब, frequency of a trait changed over generations or frequency of genes changed over generations। This is the essence or the idea of evolution। ये बायोलॉजी का एक इकलौता चैप्टर है जिसमें रटना कम है, समझना ज्यादा है। आपको समझना है इसमें, ठीक है, कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है।
ठीक है, डन डन डन। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पे से कितने लोग वेज हैं और नॉन वेज हैं? नॉन वेज, नॉन वेज सब खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ लेकिन एक टाइम पे खाता था, आज से 10-15 साल पहले। ओके, तो नॉन वेज में जब आप चिकन वगैरह खाते हैं या ठीक है, तो आप समझ लो ये हड्डी होती है ना, ये बोन के अंदर एक चीज होता है, उसको खाते हैं क्या? है ना, टक 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 टक, हाँ ब्लैक कलर, ठीक है, वो खाते हैं, ये बोन मैरो है बेसिकली, ठीक है। ये सिर्फ ह्यूमंस ही खाते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? व्हाट इज द रीजन व्हाई ओनली ह्यूमंस कंज्यूम दिस? एवोल्यूशन के बारे में सोचो, कैसे हमारा एवोल्यूशन हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। एक टाइम था जब हमारी मुंडी बहुत छोटी थी और शरीर बहुत बड़ा था, ठीक है, तो मतलब हमारा ब्रेन साइज कम हुआ करता था, ठीक है, ब्रेन साइज कम हुआ करता था, लेकिन हमारा शरीर जो है वो भारी भरकम था। वी कैन इजिली, उस शरीर से हम टाइगर और शेर से भी लड़ सकते हैं, इतना भारी भरकम शरीर था, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होता गया, हमारा ब्रेन साइज बढ़ता गया और शरीर कम होता गया। ब्रेन साइज बढ़ता गया और शरीर कम होता गया, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका ब्रेन आपके शरीर का ऑलमोस्ट 25% ऑफ एनर्जी लेता है। जो भी आप खाते हैं, आपका शरीर यहां से यहां तक है और आपका ब्रेन इतना टुन्नू सा, ठीक है, वो ब्रेन जो है आपके शरीर का जो भी आप खाते हैं उसका 25% एनर्जी वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, आपकी एनर्जी तो भाई साहब इसमें जा रही है, जैसे जैसे ब्रेन बड़ा होता जाएगा, शरीर को कम एनर्जी मिलती जाएगी, तो शरीर छोटा होता जाएगा। तो आज की तारीख में हमारा ब्रेन बड़ा हो गया और शरीर छोटा हो गया कंपैरेटिवली। पहले क्या था, ब्रेन बड़ा था, ब्रेन छोटा था, शरीर बड़ा था, तो इसका मतलब शरीर में ज्यादा एनर्जी जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते आपका ब्रेन बड़ा होता गया, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, तो ब्रेन का साइज बड़ा होता गया, तो इसका मतलब उसका रिक्वायरमेंट भी बढ़ता गया। तो जो खाना हम खा रहे थे उसका 25% ब्रेन को जा रहा था और बाकी का 75% शरीर को जा रहा था। तो शरीर एज जो न्यू एज मैन है, एज कंपेयर टू द ओल्ड एज, ठीक है, प्री हिस्ट्रिक मैन, हिज बॉडी इज लेसर डेवलप्ड देन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके चलते चैलेंज क्या हुआ देखो, ठीक है, जब भी हमारा शरीर भारी भरकम था, ठीक है, मस्कुलर थे हम काफी ज्यादा, तो हम आराम से जंगली जानवरों से निपट सकते थे। जैसे जैसे हम वीक होते गए, वीक किस लिए? क्योंकि हमारा शरीर कम होता जा रहा है, हमारा ब्रेन बढ़ रहा है लेकिन हम शरीर से कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता गया भाई, अब निपट नहीं पा रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी समझ लो कुछ शेर लोग आए हैं, उन्होंने क्या किया, एक 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 किसी जानवर को मारा है, या किसी ने भी हंट किया है, इस जानवर को मारा है। अभी ह्यूमंस जो है तो इसको देखेंगे बाहर से, ठीक है, ये लड़ नहीं सकते इन शेरों से क्योंकि इनका शरीर अभी वीक हो चुका है। तो ये भाई साहब वो आग उग जला के इनको भगा देंगे और इनका बचा कुचा मांस लेकर जाएंगे, ठीक है। बचा कुचा जो मांस रहेगा उसमें हड्डियां ज्यादा रहेंगी, तो हड्डियों को खाने का एक प्रचलन चालू हुआ, और जब हड्डियों को खाने का प्रचलन चालू हुआ तो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है उसको खाने का प्रचलन चालू हुआ। आज की तारीख में भी हम बोन मैरो को कंज्यूम करते हैं। आप देखेंगे हड्डियां कोई नहीं खाता है, कोई भी स्पीशी हड्डियां नहीं खाता। आप बोलेंगे कुत्ता तो हड्डी खाता है, नहीं, कुत्ता हड्डी नहीं खाता है। मैं आपको बताऊं कुत्ते का हड्डी खाने का रीजन क्या है। ये एक हड्डी है, कुत्ता हड्डी को लेकर घूमता रहता है, क्यों? क्योंकि कुत्ता जब हड्डी खाता है तो एक्चुअली कुत्ता आधा कार्निवोरस ही है, ठीक है। कुत्ता जब हड्डी खाता है तो हड्डी के शार्प एजेस होते हैं, ये जब उसके मुंह में जाता है तो उसके जीभ, उसके गाल, ये सब कट जाते हैं उस शार्प एजेस से, और उसके मुंह के अंदर खून आता है। ये खून का टेस्ट उसको अच्छा लगता है लेकिन वो समझ नहीं पाता ये खून उसी का है, दैट ब्लड इज इट्स ओन, ठीक है, ये उसको समझ में नहीं आता है। उसको लगता है हड्डियों में बड़ा खून निकल रहा है, लेकिन भाई साहब वो खुद का ही खून है वो, ठीक है, क्योंकि हड्डी में से कहां से खून निकलेगा? कोई कोई गुंजाइश ही नहीं है खून निकलने की, वो मरा हुआ चीज है। खून जिंदा चीज में रहता है, मरे हुए में सूख जाता है, तो खून कहां से आएगा भाई साहब? तो ये जो हड्डी शार्प एजेस होता है, जैसे वो मुंह में अपने हड्डी को चबाता रहता है तो उसके मुंह में शार्प एजेस से वो कट जाते हैं और ये खून उसके अंदर जाता रहता है। वो सोचता है कि भाई साहब खून निकल रहा है और हम खून को टेस्ट कर रहे हैं। ये कुत्ते का हड्डी खाने का कारण है। बाकी कोई भी स्पीशी हड्डी को नहीं खाती है, लेकिन हम खाते हैं हड्डी से ये बोन मैरो निकाल कर, क्योंकि हमारा जो फीडिंग हैबिट है ये यहाँ से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लिंक कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है, और किसी स्पीशी में ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट लाइक दिस कि हम वेट कर रहे हैं भाई साहब वो सारा मांस खा कर जाए, जो हड्डियां बचेंगी उसको खाएंगे। उन हड्डियों में से क्या खाएंगे? ये बोन मैरो, ठीक है। दैट इज हाउ द थिंग्स हैव इवॉल्व। क्या ये समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें लिंक्ड हैं,
ओके, बट वी कैन ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस इन द टू सिचुएशंस। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है, एक में नेचर ने क्या किया, देखा कि ऐसा नेचर ने एक ऐसा स्पीशी क्रिएट किया विच इज ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर अपने सराउंडिंग के साथ क्या हो गया, केमोफ्लेग हो गया, तो बर्ड्स इसको लोकेट नहीं कर पा रहे, तो ये बचा रह गया। ठीक है, दूसरे में एक बड़ा भारी भरकम सा हाथी आया, उसमें सब मर गए, ये आपका ब्लू स्पीशीज रह गया, तो ये भाई साहब बच गया। ठीक है, ओके, तो सिचुएशन वन, द चेंजेस में नेचुरली सिलेक्टेड, ये नेचुरली सिलेक्शन है बिकॉज इट गेव अ सर्वाइवल एडवांटेज टू द ग्रीन बीटल्स। ठीक है, ये नेचर का सिलेक्शन है, नेचर उसको सिलेक्ट करेगा जो भाई साहब लड़ सकता है, जो भाई साहब अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। नेचर में उन्हीं स्पीशीज का सर्वाइवल होगा विच कैन अडेप्ट देमसेल्व्स, जो अडेप्ट नहीं कर सकते वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, आपके जितने भी विलुप्त स्पीशीज हैं उनमें सबको में आपको एक ही मिलेगा कि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, so the changes were naturally selected because it gave us survival advantages to the green beetles. The natural selection is exerted by crows. तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन कौन किया, नेचर ने, और नेचर किससे करवाया, क्रोज से। ठीक है, more crows there are, the more red beetles would be eaten and the more the proportion of green beetles in the population would be. सिंपल सा हिसाब है, जितने ज्यादा क्रोज बढ़ेंगे उतने ज्यादा रेड बीटल्स वो खाएंगे और ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा कंपैरेटिवली बढ़ती जाएगी। तो एक जो पॉपुलेशन है वो लुप्त होता जा रहा है, एक पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, ओके। दूसरा भाई साहब क्या है, दस नेचुरल सिलेक्शन इज डायरेक्टिंग एवोल्यूशन इन द बीटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है भाई साहब, डायरेक्ट करता है एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन को डायरेक्शन दे रहा है। नेचुरल सिलेक्शन इज गिविंग अ डायरेक्शन टू एवोल्यूशन। Done, done. Okay. So natural selection is directing evolution. Okay, but we observe interesting differences in two situations. अभी सिचुएशन टू में क्या हुआ, कलर चेंज गेव नो सर्वाइवल एडवांटेज, कलर का चेंज होना कोई सर्वाइवल एडवांटेज दिया ही नहीं। ठीक है, गेव नो सर्वाइवल एडवांटेज। यहां पे कलर का चेंज, एक रेड है एक ब्लू है, कलर चेंज हुआ है, लेकिन इससे लोग मरे, रेड वाले मर गए। लेकिन ऐसा नहीं कि हाथी ने चुन चुन कर रेड वाले को मारा, हाथी ऐसे धड़ाम से गिरा और सो गया, उसके नीचे ज्यादा करके रेड वाले मर गए, ब्लू वाले सर्वाइव करेंगे। इट वॉज जस्ट एक्सीडेंटल फॉर द ब्लू बीटल्स टू सर्वाइव। ठीक है, सो द कलर चेंज गेव नो सर्वाइवल एडवांटेज इन सिचुएशन टू। सिचुएशन टू एक्सीडेंटल है, सिचुएशन टू में ऐसा नहीं कि हाथी पकड़ पकड़ के रेड बीटल्स को खा रहा है या हाथी पकड़ पकड़ के रेड बीटल्स को ही मार रहा है। It was just accidentals for the red beetles to get killed in large numbers because of which the blue beetles survived. ठीक है, so the color change gave no survival. In the previous case, the color change gave a survival advantage. In the second case, the color change hasn't given any survival advantage. ठीक है, okay. It was simply a matter of accidental survival of beetles of one color that changed the common characteristic of the resultant population. तो ये एक accidental था। ठीक है, ये रिजल्टेंट पॉपुलेशन को पूरा पूरा चेंज कर दिया। सो एक्सीडेंट्स इन स्मॉल पॉपुलेशंस कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इन अ पॉपुलेशन इवन इफ दे गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज। जैसे ऐसा माना जाता है कि एक मेटियोर आया और उसने अर्थ को स्ट्राइक किया। हमको बहुत सारे ऐसे साइट्स मिलते हैं जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं। तो इस मेटियोर ने जब अर्थ को स्ट्राइक किया था तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, और जब बहुत बढ़ गया तो इसमें जो सबसे पावरफुल स्पीशीज थे उस टाइम के, डायनासोर्स, दे वर ऑल किल्ड। ठीक है, सो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से एक पूरी प्रजाति खत्म हो गई। तो देयर वाज एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ विच, ऐसा नेचर ने इनको चुन चुन कर नहीं मारा, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ विच द एंटायर स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स एक्चुअली बिकेम एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। Accidents in small proportions can change the frequency of some genes in a population, even if they give no survival advantage. यहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से ये हो गया। अगर हम देखें, अगर डायनासोर्स नहीं मरते थे तो हम तो रह ही नहीं पाते थे। We couldn't have survived along with dinosaurs, right? So डायनासोर्स मरे इसीलिए आज आप जिंदा हैं। उस टाइम पे डायनासोर्स
सबसे पावरफुल स्पीशीज होते थे, आज की टाइम पे हम सबसे पावरफुल स्पीशीज हैं, ठीक है। सो फॉर अस टू इवॉल्व एज ह्यूमन बीइंग्स, डायनासोर्स हैव टू बी गोइंग एक्सटिंक्ट। और भाई साहब यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट की वजह से पूरी की पूरी डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से हम आए। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस? ओके, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, विच इज डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशंस। यहाँ पे डाइवर्सिटी क्यों हो रही है? कोई अडेप्टेशन नहीं है। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आपका रेड का ग्रीन होना एक अडेप्टेशन है। रेड इजीली स्पॉट हो रहा है, ग्रीन इजीली स्पॉट नहीं हो पा रहा है, ग्रीन का शिकार नहीं हो पा रहा है, तो ये एक अडेप्टेशन हो गया। लेकिन यहां पे रेड का ब्लू होना, जिस तरीके से रेड स्पॉट हो जाएगा ग्रीन बैकग्राउंड में, उसी आसानी से ब्लू भी स्पॉट हो जाएगा ग्रीन बैकग्राउंड में, तो ये अडेप्टेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ वेरिएशन। ये जो वेरिएशन है इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे समझो, आपने पोलर बियर देखा है, कहां मिलता है? एंटार्क्टिका जैसे एरिया में मिलता है, जहां पे बर्फ बर्फ हो, ठीक है। अभी पोलर बियर कैसे हुआ रहेगा, ठीक है। आप अगर समझ लो ये अफ्रीका में एक ब्लैक बियर है या ब्राउन बियर है, ठीक है। अभी उसका कोई जोड़ीदार है, जब शिफ्ट हो रहा था, लैंड की शिफ्टिंग हो रही थी, लैंड मास से शिफ्ट हो रहे थे, तो एक शिफ्ट होकर चला गया भाई साहब इधर, और यहां पे ब्लैक बियर सर्वाइव नहीं कर सकता। यहां पे सर्वाइवल के लिए कोट जो है वो बहुत मोटा होना चाहिए, और ब्लैक अगर होगा तो उसको बहुत दूर से ही स्पॉट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइस है, ये पोलर आइस कैप्स है ना भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे आइस है। अगर ब्लैक कलर का कोई जानवर आइस में घूमेगा तो सब लोग उसको बहुत दूर से स्पॉट कर लेंगे और भाग जाएंगे, है ना। दैट पर्सन और दैट एनिमल विल नॉट बी एबल टू हंट इट्स प्रे। तो इसीलिए ये ब्लैक से अडेप्टेशन से क्या बन गया? व्हाइट। और दूसरा क्या भाई साहब, इसका जो कोट था वो मोटा बन गया, वेरी थिक, सो दैट इट कैन सर्वाइव द कोल्ड टेम्परेचर्स। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब ब्लैक का बन गया व्हाइट, सो दैट इट कैन सर्वाइव, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन हो गया ब्लैक या ब्राउन बियर में टू व्हाइट। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। तो ये देखो सेम ही स्पीशी है, लेकिन ये अडेप्टेशन हुआ। अभी अगर आप पोलर बियर को लेकर आएंगे और अफ्रीका में डाल देंगे तो मर जाएगा, क्योंकि उतना हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो वहीं पे सर्वाइव कर सकता है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। या यहाँ पे ब्लैक या ब्राउन बियर को उधर लाकर डाल देंगे तो वो भी मर जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन द कोल्ड, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, विच इज डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्सिटी हो रही है विदाउट एनी अडेप्टेशन। लिख लिया? ये लिख लीजिए जरा फटाफट, क्विक क्विक। जैसे आप अगर देखोगे कुत्तों में भी कितने ब्रीड्स होते हैं, है ना। जर्मन शेपर्ड है भाई साहब, रॉटवाइलर है, फिर भाई साहब आपका पग है, ठीक है, एल्सेशियन है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये सारे इतने सारे ब्रीड्स हैं कुत्तों के, ठीक है। स्ट्रे डॉग्स भी हैं, ये सारे आपके ब्रीड्स हैं। ये कैसे हुए रहेंगे? ये आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है। अडेप्टेशन हुए और अलग अलग भाई साहब ब्रीड्स बन गए एक ही में। जैसे आप अगर किसी इंडियन को दूर से देखकर ही बता सकते हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, कोई इंडियन जा रहा होगा, उसको देखकर ही बता सकते हैं ये इंडियन है ना, बाय हिज स्किन कलर, बाय हिज हाइट, बाय द वे ही टॉक्स, व्हाटएवर, ठीक है। सो ये सारे आपके जेनेटिक चीजें हैं जो वेरिएशंस लाती हैं। देखिए एक ही स्पीशी में आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाते हैं। सो इन वन स्पीशी इटसेल्फ यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। क्या किया? फोर acquired and inherited traits, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द acquired and inherited traits, ठीक है। acquired और inherited traits क्या होते हैं? acquired and inherited, there are two types of cells in any organism, एक होता है acquired और एक होता है inherited, ठीक है। acquired क्या होता है? जैसे आपको लेट्स से क्रिकेटर बनना है या रनर बनना है, या आपको कोई आईआईटी या नीट का एग्जाम
क्रैक करना है तो आप क्या करेंगे, मेहनत, है ना। तो आप जैसे अगर समझो कि माइकल फेल्प्स जो एक स्विमिंग चैंपियन है और इतने सारे गोल्ड मेडल्स ओलंपिक लेवल पे जीत चुका है, उसके लिए इस पार से उस पार जाना बड़ा ही आसान है, पट्टे से चला जाएगा वो, ठीक है। आप भाई साहब गोता मारते मारते जाएंगे, है ना। सो what is the difference between you and him? Only practice. He has trained himself to that extent that for him it's a easy cakewalk, but for you it's a heavy thing, ठीक है। किसी नॉर्मल इंसान के लिए भाई साहब वहां तक जाते जाते वो हाँप जाएगा, और ये भाई साहब 1 2 3 4 5 6 राउंड मार देगा, ठीक है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से। तो इसको हम बोलते हैं अक्वायरिंग, ठीक है, अक्वायरिंग द टैलेंट बाय रेगुलर प्रैक्टिस। तो इसको अपन बोलते हैं अक्वायर्ड ट्रेट। So the traits or the characters which you develop after regular practice are known as acquired traits, और ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है। अगर किसी माइकल फेल्प्स जो एक चैंपियन स्विमर है, उसका बेटा भी चैंपियन स्विमर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, ये नहीं है। अगर उसके बेटे को चैंपियन होना है तो उसको भी वही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, वो उसको गाइड कर सकता है, बट कड़ी मेहनत उसको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो किसी साइंटिस्ट का बेटा भी साइंटिस्ट हो ये जरूरी नहीं है, उसको भी उतना ही कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज अक्वायर्ड ट्रेट्स। अक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, ये भाई साहब जीन्स या स्पीशीज में ट्रांसफर नहीं होती है। इनहेरिटेड ट्रेट्स ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। जैसे आपका स्किन का कलर, इसीलिए आप स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको विरासत में मिली है, ठीक है। आपके बोन्स का डेंसिटी, आपका हाइट, आपके ब्लड का ग्रुप, ठीक है, आपका ये कान का जुड़ा होना या खुला होना, ये सारी चीजें जो है वो आपको मिली हुई है। ऑल दीज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम योर मॉम एंड डैड, ठीक है। ये मिली हुई चीजें हैं, तो इनको अपन बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। अक्वायर्ड ट्रेट्स, the ones which a person acquires during his or her lifetime by constant practice or dedication is known as acquired traits, and the ones which are transferable are known as inherited traits. ये आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से आपको मिलेंगे ही। ओके, सो अक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉन ट्रांसफर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक हो गया भाई साहब जर्म सेल्स और एक हो गया आपका सोमैटिक सेल्स। नाउ व्हाट आर जर्म सेल्स? Germ cells are the cells of reproductive tissue which pass the changes from one generation to another. तो जो भी changes हुए हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा, such traits which can be passed from one generation to another are called as inherited traits. इनको अपन बोलते हैं germ cells, ठीक है। somatic cells क्या होते हैं? Are the cells of the body tissue which does not pass the changes from one generation to another. ये भाई साहब ऐसे सेल्स हैं जो जेनेटिक चेंजेस को ट्रांसफर नहीं करते हैं। Such traits which cannot be passed from one generation to another are called as acquired traits. तो सोमैटिक सेल्स से आते हैं आपके acquired traits और जर्म सेल से आते हैं आपके inherited traits, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? जब आप पैदा होते हैं तो आपका अम्बिकल कॉर्ड काटा जाता है, ठीक है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे माँ के साथ जो हमारा अम्बिकल कॉर्ड है उसको काटा जाता है। इस अम्बिकल कॉर्ड में जो फ्लूइड होती है वो सोमैटिक सेल्स की फ्लूइड होती है। आज की तारीख में हमारे इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उस सोमैटिक फ्लूइड को स्टोर करके रखा जाता है डीप फ्रीजर में, ठीक है। तो ये सोमैटिक फ्लूइड मतलब कोई भी पैदा हुआ ए बी सी, उसके नाम पे ऐसे आपके बैंक्स हैं, इन बैंक्स में डीप फ्रीजर्स में इनको रखे जाते हैं। अभी लेट्स से इस बच्चे को कैंसर हो गया, आगे चल के कभी भी 30 का हुआ तो कैंसर हो गया या 40 का हुआ तो कैंसर हो गया। तो कैंसर क्या है? एक सेल का अचानक से ज्यादा ग्रोथ हो जाना, अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाना। तो उस सेल को हम इस सोमैटिक सेल से उसको अगर इंजेक्शन लगा दें तो वो क्योर हो सकता है, ऐसे चांसेस है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल जो था उसको रह गया। मतलब देखो क्या हुआ है, 30 साल समझ लो, 30 साल में कोई डिजीज आया है उसको, अभी इन 30 सालों में क्या हुआ है, उसके जो सेल्स हैं वो खराब होने लगे हैं, है ना, उसके वो सेल्स हैं उसमें भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो अगर हम उसको नए सेल्स डाल दें उसके बॉडी के अंदर, वही सेल्स जो उसके पैदा होने के टाइम पे थे, तो उनको और 30 साल लगेगा खराब होने में, तो he will get 30 years of life, otherwise he will die in a year or two, but in this case he will get 30 years of life. तो ऐसा अभी सोचा जा रहा है बहुत सारी चीजों में, सोमैटिक सेल्स को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। चैलेंज है स्टोर करके रखना। इतना बड़ा बैंक हम क्या बना सकते हैं कि सबका सेल्स वहां पे स्टोर करके रखे जाए और सबको ठीक से मैनेज भी किया जाए, ठीक है। So these are somatic cells. Somatic cells are the cells of body tissue which do not pass the changes from one generation to another. ठीक है। तो germ cells, these are inherited traits. For example, जैसे चूहे हैं देखो, ठीक है। Let us take a group of mice with tail. ठीक है। तो आपका भाई साहब, if we breed a group of mice with tail, ठीक है,
तो आपके भाई साहब ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल हैव टेल, सबके पास भाई साहब टेल रहेगा। ओके ओके, नाउ लेट्स से हमने उनके टेल्स को काट दिए, ठीक है, हमने उनके टेल्स को काट दिया। इफ द टेल्स ऑफ माइस आर रिमूव बाय सर्जरी, अब हमने इनकी ब्रीडिंग कराई, ठीक है, इफ वी एक्चुअली ब्रीड देम तो विल वी हैव टेललेस माइस, अभी जो बच्चे होंगे क्या उनकी पूंछ होगी या नहीं होगी? होगी भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये पूंछ तो पहले से ही थी, ये जीन्स उनके अंदर है, ये जीन्स इनके अंदर भी आएगा तो पूंछ रहेगा, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव टेल, मतलब क्या हो गया, आप एक ऐसी चीज को माइनस करने जा रहे थे वो जो इनहेरिटेड है वो आएगा ही, वो एक्वायर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि ये टेल उसने एक्वायर किया, ये इनहेरिटेड है। सो इनहेरिटेड ट्रेड्स विल पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है, क्लियर है? ओके, so all offsprings will have tail, as tail don't have germ cells and removed of tail can't change the genes of germ cells, ठीक है। Such characters which are not inherited are called as acquired characters, इन्हीं को हम बोलेंगे भाई साहब acquired characters, ठीक है। Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much.